अच्छा, देखिए इतना समझ में आ गया ना आपको कि किस तरह से जो है सार्कोमियर की लंबाई में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका बॉडी का हर मूवमेंट, चाहे आप सिर हिला रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके कोई फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, चाहे आपके बॉडी के कोई एक्सप्रेशन आ रहे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो एक्सरसाइज है या किसी भी तरह का कोई मूवमेंट जो कि मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, जाहिर सी बात है सारी जो क्रियाएं हैं वो मांसपेशियों द्वारा ही की जाती है अगर बॉडी को हमें हिलाना डुलाना है तो। अब कहने की ये बात है कि इन मांसपेशियों में ऐसा क्या है जो मूवमेंट कराने में ये कारगर है, किसी तरह का परिवर्तन लाने में ये कारगर है बॉडी के अंदर, तो वो क्या है? सार्कोमियर। सार्कोमियर हमने एक यूनिट है किसकी? हमारे मसल फाइबर की, हमारे मांसपेशियों की। हमारे मांसपेशियों की क्या है? वो एक इकाई है। जैसे इस घर की इकाई क्या है? ईंट है। अगर ईंट ना होगी तो ये घर टिकेगा नहीं, एक तरह से आप मान लो। इसी तरह अगर सार्कोमियर काम ना करेगा तो हम मांसपेशियों को संकुचित नहीं करा सकते। जब संकुचित नहीं होंगी तो जो जैसा मतलब जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी, हमने देखा सार्कोमियर एक यूनिट है और किस तरह से जो है चेंज आता है। फिर मैंने बात करी कि कैल्शियम रिक्वायर है, ठीक है, इस सार्कोमियर की लेंथ को कम या ज़्यादा करने में। ये सार्कोमियर ऐसा, ये जो कैल्शियम है ये क्या करता है? ये कैल्शियम मुख्य रूप से ऐसी कुछ क्रियाएं करता है जिस वजह से जो एक्टिन प्रोटीन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो कैल्शियम है ये कब रिलीज होता है, कब जरूरत पड़ती है कैल्शियम की? कैल्शियम की कब जरूरत पड़ेगी? जब मांसपेशियों को संकुचित कराने की जरूरत होगी हमें। ठीक है, जब मांसपेशियों को संकुचित कराने की जरूरत होगी तभी जो है कैल्शियम रिलीज होगा। तो उसके सिग्नल कहाँ से आएंगे? उसके सिग्नल आएंगे हमारे ब्रेन से। ठीक है, आप चल कर के यहाँ से जो है बाहर तक जाना चाहते हो, यानी आपकी मांसपेशियों को संकुचित कराना है आपके पैरों की, तो वहाँ पर जो है सिग्नल जाएंगे और सिग्नल जा कर के आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। हमने बात करी थी ना कि न्यूरॉन जो है दूसरी न्यूरॉन को कैसे प्रभावित कर सकती है, तो उसके मैंने 3 रास्ते बताए थे। या तो वो न्यूरॉन किसी दूसरी न्यूरॉन को प्रभावित करे, या वो न्यूरॉन किसी मसल्स को जाके प्रभावित करे, या वो न्यूरॉन किसी ग्लैंड्स को जाकर के प्रभावित करे। ठीक है, मैंने 3 रास्ते बताए थे। कोई भी सिग्नल हमारे ब्रेन से निकलता है, ठीक है, तो वो जो है सभी सिग्नल को न्यूरॉन लेकर के जाती है। ठीक है, अब उसके 3 रास्ते हैं, वो 3 जगह जाकर के उस सिग्नल द्वारा प्रभावित कर सकता है। या तो जाकर के किसी दूसरी न्यूरॉन को इफेक्ट करे, या फिर किसी मसल्स के पास चला जाए, या फिर किसी मसल्स के पास चला जाए, या फिर किसी ग्लैंड को जाकर के प्रभावित करे। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ठीक है, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी, यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी जब यहाँ पर, ठीक है, तो उस वजह से जो एक्टिन प्रोटीन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाएगी, जिस वजह से सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही होता है यहाँ पर। तो देखते हैं एक्चुअली में कैसे सिग्नल जो है वहाँ तक ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसको जो है इरेज कर लेते हैं।
मैंने क्या बताया था, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल हैं वो मोटर कॉर्टेक्स एरिया से आते हैं, हमारे ब्रेन के किस एरिया से आते हैं, मोटर कॉर्टेक्स एरिया से आते हैं। तो सपोज करें ये जो है अल्फा मोटर न्यूरॉन है, एक ऐसी न्यूरॉन है जो हमारी मांसपेशियों तक संकुचन के सिग्नल लाती है, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल लाती है, और ये जो है यहाँ से रिलीज करेगी ACH का मतलब है एसिटाइल कोलिन। ACH का मतलब है एसिटाइल कोलिन। इसके बारे में पढ़ा था ना हमने, इसके बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और ये कोई मांसपेशी है हमारे यहाँ पर, ये कोई मांसपेशी है, हाथ की मांसपेशी हो सकती है या पैरों की मांसपेशी हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज कौन होती है, या तो हाथों की मसल्स होती है या फिर पैरों की मसल्स होती है। सपोज करो आप जिम कर रहे हो और जिम में आप जो है डंबल की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपकी अल्फा मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और वो एसिटाइल कोलिन जा करके इस मसल सेल्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? इस मसल सेल्स के पास जाएगा। और इस मसल सेल्स के पास क्या होते हैं, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये मसल सेल्स जो है इसके पास क्या है, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर। निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर ये जाकर के निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, ठीक है। ये निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर क्या है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स हैं। क्या है ये? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। क्या है ये? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। क्या है ये? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। तो ये जो ACH है, ये जो ACH है यहाँ से रिलीज हुआ, ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरॉन कहाँ से आ रही है, ब्रेन से आ रही है सीधा, और ब्रेन से आकर के यहाँ पर जो है एसिटाइल कोलिन इसने रिलीज करा, और ये जाकर के इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। ये गेट है, और गेट के ऊपर बैठ करके ये क्या करेगा, घंटी बजाएगा। जब घंटी बजेगी तो गेट खुलेंगे, ठीक है। वही वाली बात, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स है ना। एसिटाइल कोलिन आया, इस ये जो गेट है इसकी घंटी बजाई, जब घंटी बजी तो गेट खुला, और गेट खुला तो क्या होगा, है सोडियम आयंस अंदर जाएंगे। सोडियम आयंस जो है अंदर जाएंगे, तो सोडियम आयंस बाहर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये जो है सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन आएगा। जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये बहुत सारी मात्रा में, यहाँ से भी सोडियम आयन अंदर आएंगे, यहाँ से भी सोडियम आयन अंदर आएंगे, ठीक है। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी, इस वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन होने की वजह से जो है इसकी मेम्ब्रेन पर, इस तरह से बना लो आप इसको, कुछ लूप्ड स्ट्रक्चर होती है जिन पर जो है कैल्शियम के चैनल्स होते हैं एक तरह से। इन यहाँ पर भी चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे चैनल्स है, कैल्शियम सेंसिटिव, ठीक है, कैल्शियम के चैनल्स है बेसिकली।
वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, क्या है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहते हैं टी टिब्यूल, टी टिब्यूल, टी की तरह होती है, टी की तरह, उल्टा टी होता है ना, उल्टा टी इस तरह से होती है, उल्टा टी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं टी टिब्यूल। ये जो संरचना बनी है इसको हमने क्या नाम दे दिया, टी टिब्यूल, ठीक है। इस टी टिब्यूल के ऊपर जो है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स हैं, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है ये जो चैनल्स हैं यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, DHPR, ठीक है, डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर। जैसे यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर था, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर था, ये कौन सा है डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर। ये डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल हैं ये खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम जो है बाहर आने लगता है, कैल्शियम आने लगता है, कैल्शियम बढ़ने लगेगा, कैल्शियम जो है बाहर आ जाएगा, के बाहर से जो है कैल्शियम अंदर की तरफ आने लगेगा, ठीक है। इन सभी से कैल्शियम जो है अंदर की तरफ आने लगेगा। अब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी सेल के अंदर, ठीक है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी अंदर की तरफ। ये पूरी मसल सेल है, ठीक है, ये पूरी मसल सेल है, ये मसल सेल के अंदर की बात हो रही है, मसल सेल के अंदर की बात हो रही है। अब क्या होता है, मसल सेल के अंदर जो है एक होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना है, सुना ने, सुना है। अंत्यप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, है ना, ये सब चीज़ें सुनी होगी। केंद्रक अंत्यप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी। तो मैं ये कह रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी, मसल सेल की, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना सुन लो कि मसल सेल की, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर की जो है, उसके अंदर की जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक खास विशेषता ये है कि इसके अंदर जो है कैल्शियम का भंडार है। किसका भंडार है, कैल्शियम का भंडार है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मसल के अंदर एक स्टोरेज का काम कर रहा है। जैसे घर में जो है क्या करते हैं हम, बाहर से गेहूँ लाते हैं और टंकी में स्टोर कर देते हैं, तो ऐसे ही इसमें जो है कैल्शियम स्टोर रहता है, कैल्शियम भरा हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम जो है यहाँ पर भरा हुआ है। अब कैल्शियम जो भरा हुआ है इस की मेम्ब्रेन पर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ गेट होते हैं। जब ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो ये यहाँ पर भी ये जो गेट है ये इस चीज को सेंस कर लेते हैं, ये वोल्टेज सेंसिटिव है, वोल्टेज सेंसिटिव। इसके रिसेप्टर
रिसेप्टर को बोलते हैं राइनोडिन रिसेप्टर्स। राइनोडिन रिसेप्टर, राइनोडिन रिसेप्टर, ठीक है। इसके रिसेप्टर को हम क्या नाम दे रहे हैं? राइनोडिन रिसेप्टर। तो ये राइनोडिन रिसेप्टर जो है इस वोल्टेज को सेंस करते हैं और ये गेट खुल जाते हैं, जिस वजह से कैल्शियम जो है यहाँ से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि कैल्शियम बाहर आ जाएगा यहाँ से। ये जो कैल्शियम का भंडार है, इससे जो है कैल्शियम बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है वो क्या करेगा? बाहर निकलने लगेगा जैसे ही ये राइनोडिन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ये गेट खुलेगा, वोल्टेज सेंसिटिव है, तो एकदम से क्या होगा? कैल्शियम बाहर निकलने लगेगा। अब बाहर जब निकलने लगेगा तो यहाँ पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि बाहर से भी कैल्शियम आया, अंदर का जो कैल्शियम भरा हुआ था उसको भी बाहर निकाल दिया, तो सारा का सारा कैल्शियम जो है कहाँ पर आ गया? सार्कोप्लाज्म के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? सार्कोप्लाज्म के अंदर। ये सार्कोप्लाज्म, ठीक है। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।